न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। इसी एक सोच पर हमारे न्याय के सिस्टम का मतलब पूरा भरोसा टिका है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि न्यायपालिका को जवाबदेह बनाने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसे शुरू होने से पहले ही सिर्फ एक व्यक्ति के एक फैसले से खत्म किया जा सकता है। आज हम द हिंदू में छपे एक लेख के आधार पर इसी कानूनी पेच को समझने जा रहे हैं। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को हटाने के लिए 107 लोकसभा सांसदों ने एक प्रस्ताव दिया। इस घटना ने फिर से बहस छेड़ दी है कि भारत में जजों को हटाने का जो सिस्टम है, क्या उसमें कोई ऐसी दरार है जो पूरी इमारत को कमजोर कर सकती है। आज की चर्चा इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब भी किसी जज को हटाने की बात आती है तो एक शब्द हम बार बार सुनते हैं, महाभियोग या इम्पीचमेंट। क्या ये सही शब्द है? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और यहीं से इस विषय की जटिलता शुरू होती है। हमारे संविधान में महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, अनुच्छेद 61 में। अच्छा। जजों के मामले में संविधान महाभियोग नहीं बल्कि हटाना यानी रिमूवल शब्द का इस्तेमाल करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों के लिए अनुच्छेद 124(4) और उच्च न्यायालय के जजों के लिए अनुच्छेद 217(1)(b) में इसका जिक्र है। तो ये सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं है, ये प्रक्रिया का भी फर्क होगा। तो फिर किसी जज को हटाने का आधार क्या होता है? किस वजह से ये प्रक्रिया शुरू की जा सकती है? संविधान इस मामले में बहुत साफ है। सिर्फ दो आधार हैं। पहला, साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा अक्षमता, इनकैपेसिटी। अक्षमता का मतलब तो सीधा है कि जज शारीरिक या मानसिक रूप से अपना काम करने में सक्षम नहीं है। लेकिन असली पेच साबित कदाचार में है। और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि संविधान कदाचार शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं करता। तो हम कैसे तय करेंगे कि कौन सा व्यवहार कदाचार है और कौन सा नहीं? ये तो बहुत व्यक्तिपरक मतलब सब्जेक्टिव हो सकता है। बिल्कुल, और इसी अस्पष्टता को सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो ऐतिहासिक फैसलों में साफ करने की कोशिश की है। पहला मामला था के वीरास्वामी बनाम भारत संघ 1991 का। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत ऊंचा पैमाना सेट किया। कोर्ट ने कहा, एक न्यायाधीश से समाज की ईमानदारी की मांग सटीक और पूर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि एक जज के लिए सिर्फ कानून का पालन करना काफी नहीं है, उन्हें सामाजिक तौर पर भी एक आदर्श की तरह दिखना होगा? आपने बिल्कुल सही समझा। इसका मतलब है कि एक जज का निजी और सार्वजनिक जीवन दोनों ही बेदाग होने चाहिए। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो हर तरह की विवाद से दूर रहेंगे। उस भरोसे का स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन फिर इसके ठीक 1 साल बाद दूसरा मामला आया, एम कृष्णा स्वामी बनाम भारत संघ 1992, जिसने इस ऊंचे आदर्श में थोड़ी सी कह सकते हैं रियायत दी। वो कैसे? ये तो विरोधाभासी लगता है। कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट किया कि हर गलती या फैसले में हुई हर चूक कदाचार नहीं है। इंसान होने के नाते जज से भी गलती हो सकती है। कदाचार का मतलब है न्यायिक पद का जानबूझकर दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, बेईमानी या कोई ऐसा गंभीर नैतिक अपराध। अच्छा। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया, मेंस रिया, यानी गलत इरादे का होना जरूरी है। अगर कोई फैसला सिर्फ एक बोनाफाइड गलती है तो उसे कदाचार नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमें अब आधार पता चल गया है, साबित कदाचार या अक्षमता। पर यह साबित कैसे होता है? जाहिर है इसकी कोई प्रक्रिया होगी जो संसद में चलती होगी। जी हाँ, और ये प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दी गई है और इसे जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे और जजों को मतलब राजनीतिक वजहों से आसानी से निशाना न बनाया जा सके। तो क्या है वो पड़ाव? प्रक्रिया का पहला कदम है एक प्रस्ताव का नोटिस। अगर लोकसभा में से शुरू करना है तो कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत चाहिए। 100 सांसद? जी, और अगर राज्यसभा में तो कम से कम 50 सांसदों के। ये नोटिस उस सदन के अध्यक्ष को दिया जाता है, यानी लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को। 100 सांसद, ये तो काफी बड़ा नंबर है। मतलब किसी एक या दो सांसद के कहने पर ये शुरू नहीं हो सकता। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दूसरा, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, सबसे विवादास्पद कदम आता है। अध्यक्ष या सभापति इस नोटिस को स्वीकार, एडमिट या अस्वीकार कर सकते हैं। यह उनका विवेकाधिकार है। अच्छा, मान लीजिए कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तब जांच कैसे आगे बढ़ती है? अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो अध्यक्ष एक 3 सदस्यों की जांच समिति बनाते हैं। इसमें कोई राजनीतिक नहीं होता। समिति में सुप्रीम कोर्ट का एक जज,
किसी हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस और कानून का कोई बड़ा जानकार, यानी एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है। यानी जांच का काम पूरी तरह से कानूनी विशेषज्ञ ही करते हैं ताकि निष्पक्षता बनी रहे। सही कहा। यही समिति जज पर लगे आरोपों की गहराई से जांच करती है, सबूत देखती है और अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। अगर समिति जज को दोषी पाती है तभी मामला संसद में वोटिंग के लिए जाता है। और अगर समिति कहती है कि जज दोषी नहीं है तो मामला वही खत्म हो जाता है। और अगर समिति ने जज को दोषी मान लिया तो संसद में वोटिंग की क्या शर्तें हैं? तब उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना होता है। एक मिनट, विशेष बहुमत को थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। जरूर। विशेष बहुमत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जितने लोग वोट दे रहे हैं उनमें से 2/3 हाँ कहें। इसकी 2 शर्तें हैं। पहली, सदन की कुल संख्या का बहुमत होना चाहिए, मतलब लोकसभा में 272 से ज्यादा। और दूसरी शर्त है कि उस दिन सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत भी चाहिए। अरे वाह! इसका मतलब अगर सदन में कम लोग मौजूद हैं तो भी इसे पास करना नामुमकिन जैसा है। ये तो वाकई में एक बहुत ऊंची दीवार है जिसे लांघना लगभग असंभव है। बिल्कुल। और अगर ये दोनों सदनों से पास हो जाता है तब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो फिर जज को हटाने का आखिरी आदेश जारी करते हैं। भारत के इतिहास में आज तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। तो अब हम अपनी पहेली के केंद्र में आते हैं। हमने इतनी मजबूत, इतनी जटिल प्रक्रिया की बात की, लेकिन आपने दूसरे कदम पर जोर दिया था, अध्यक्ष का प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना। लेख का भी यही मुख्य बिंदु है। यहीं पर वो दरार है जिसकी हम बात कर रहे थे। आपने नब्ज पकड़ ली। यही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 अध्यक्ष या सभापति को यह शक्ति तो देता है, लेकिन ये कहीं नहीं बताता कि वो किस आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे। कोई नियम नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं। एक मिनट, ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब 100 सांसद जो जनता के प्रतिनिधि हैं, अगर दस्तखत करके एक गंभीर आरोप लगाते हैं तो एक व्यक्ति बिना कोई कारण बताए उसे खारिज कर सकता है। यही हो सकता है और यही हुआ भी है। इससे कई समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे पहली है मनमानी की आशंका। जब कोई नियम ही नहीं है तो फैसला पूरी तरह से व्यक्तिपरक और शायद राजनीतिक भी हो सकता है। असल जांच तो उस 3 जजों की समिति को करनी है, तो फिर अध्यक्ष को शुरुआती स्तर पर ही इतने सांसदों की आवाज को दबाने की शक्ति क्यों दी गई है? ये पूरी प्रक्रिया को जांच से पहले ही खत्म कर देता है। लेकिन क्या इस शक्ति का कोई बचाव भी है? शायद ये इसलिए दी गई हो ताकि राजनीतिक दल जजों को परेशान करने के लिए फिजूल के प्रस्ताव न ला सकें, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व। ये एक अच्छा तर्क है और शायद कानून बनाते समय यही सोचा भी गया होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ज्यादा खतरनाक है। लेख का तर्क है कि ये प्रावधान शायद संवैधानिक भावना के ही खिलाफ है। अच्छा जी, संविधान का अनुच्छेद 124(5) संसद को सिर्फ जांच की प्रक्रिया और सबूत पेश करने की प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। वो कहीं नहीं कहता कि अध्यक्ष को प्रस्ताव को एंट्री गेट पर ही रोकने की शक्ति दी जाए। तो एक तरह से ये कानून संविधान द्वारा दी गई शक्ति से आगे जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? जाहिर है, राजनीतिक प्रभाव। बिल्कुल, सबसे बड़ा खतरा है राजनीतिक प्रभाव। हम जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति अक्सर सत्ताधारी दल से होते हैं। अगर सरकार किसी जज को बचाना चाहती है तो वो अध्यक्ष के जरिए इस प्रस्ताव को पहली सीढ़ी पर ही रोक सकती है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर भी सवाल उठाता है। तो मतलब पूरी जांच का दारोमदार एक ऐसे व्यक्ति पर है जो खुद सत्ताधारी दल से जुड़ा होता है। ये तो हितों के टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्लासिक मामला लगता है। आप इसे ऐसा कह सकते हैं। यह चेक्स एंड बैलेंसेस यानी नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को कमजोर करता है। न्यायपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन अगर वो नियंत्रण खुद कार्यपालिका यानी सरकार के इशारे पर चले तो फिर उस नियंत्रण का मतलब ही क्या रह जाता है? तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? उनके लिए इस केस स्टडी से क्या सीखने को मिलता है? इसका सार है न्यायिक जवाबदेही और न्यायिक स्वतंत्रता के बीच का नाजुक संतुलन। ये प्रक्रिया जजों की स्वतंत्रता बचाने के लिए कठिन बनाई गई, लेकिन कानून की एक खामी इसे जवाबदेही के रास्ते में ही एक बड़ी रुकावट बना देती है।
यूपीएससी के नजरिए से ये एक बेहतरीन उदाहरण है ये समझने के लिए कि कैसे एक संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए बनाया गया कानून यानी स्टैट्यूटरी लॉ कभी-कभी उस संविधान की मूल भावना को ही कमजोर कर सकता है। और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस जैसे विषयों के लिए एक जबरदस्त उदाहरण है। मुख्य परीक्षा में आलोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए पूछा जा सकता है कि क्या ये कानून न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में सफल रहा है या विफल। एकदम सही। ये सिर्फ एक प्रक्रिया का विश्लेषण नहीं है, ये इस बात का विश्लेषण है कि हमारे लोकतंत्र के स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और कहां-कहां उनके संबंधों में तनाव पैदा होता है। तो आज हमने समझा कि भारत में जजों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग नहीं बल्कि हटाना है। हमने जाना कि साबित कदाचार का क्या मतलब होता है, पूरी जटिल प्रक्रिया कैसे काम करती है और कैसे इस प्रक्रिया की पहली सीढ़ी पर ही अध्यक्ष की भूमिका एक गंभीर कानूनी और संवैधानिक सवाल खड़ा करती है, जो पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाता हूं। सोचिए, अगर 100 या 50 सांसद मिलकर एक प्रक्रिया शुरू करना चाहें, लेकिन उसे शुरू करने की चाबी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जिसका फैसला न्यायिक समीक्षा से भी परे हो, तो क्या ये तंत्र वास्तव में न्यायिक अखंडता को बनाए रखने का काम कर रहा है या ये राजनीतिक सुविधा का एक साधन बन सकता है? इस जटिल मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या अध्यक्ष की ये शक्ति एक जरूरी बचाव है या जवाबदेही में एक रुकावट? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी पड़ताल चाहते हैं तो वो भी बताइए। इस श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ।